नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द मूवी एको। आजकल के ऑनलाइन कसीनो और सट्टेबाजी के बारे में हम लोग सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कसीनो या सट्टा कौन चलाता है? मोबाइल स्क्रीन के उस पार कौन आपको देख रहा है और जो धीरे धीरे लोगों को लूट रहे हैं? तो इन्हीं सब चीजों को हमारी आज की मूवी नो मोर बेट्स में दिखाया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस रूम से होती है, जहां एक महिला सबको बता रही है कि सट्टेबाजी दरअसल पूरी तरह से एक फिक्स्ड ड्रामा है। इन साइटों को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि आज नहीं तो कल आपको हारना ही होगा। पुराने समय से ही कई लोगों ने इस बेटिंग प्रोसेस को हैक करने की कोशिश की है। हालांकि इनमें से ज्यादातर असफल रहे, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन इस काम में सफल हुए, जिनमें से एक प्रतिभाशाली छात्र का नाम पेंग शाओ है। उसने मात्र 20 साल की उम्र में चीन के कई बैंकों की कमियां ढूंढकर उन्हें हैक कर लिया था। लेकिन यही पेंग भी एक बार उस सट्टेबाजी के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवाने की कगार पर पहुंच गया था। पर यह सब कैसे हुआ, वही महिला अब बताना शुरू करती है। इसके बाद हम पेंग को देखते हैं। वो जिस कंपनी में काम करता था, वहां उसे चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनना था। लेकिन उस दिन पेंग की जगह सिफारिश और ऊंची पहुंच के कारण कोई और प्रमोशन ले जाता है। ये देखकर पेंग तुरंत अपना आईडी कार्ड फेंक देता है और जाते जाते वह पाइथन कोड के जरिए उस कॉन्फ्रेंस के पूरे सिस्टम को हैक कर देता है और मॉनिटर को इमोजी से भर देता है। खैर, पेंग वो नौकरी छोड़कर एक दूसरी गेमिंग कंपनी में शामिल होने के लिए निकल जाता है, जिसका इनविटेशन लेटर उसे बहुत पहले मिला था। वहां उसकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा होने वाली थी, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे सिंगापुर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। प्लेन में उसकी मुलाकात जो नाम के एक शख्स से होती है। यहां पर हमें पता चलता है कि पेंग समेत 4-5 और लोग भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे थे। जो कहता है, सिंगापुर पहुंचने से पहले कंबोडिया में हमारा 5 घंटे का फ्लाइट ब्रेक है, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ एक शानदार पार्टी में चल सकते हैं, जहां खूबसूरत लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। अब प्लेन लैंड होते ही सब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और जाते समय जो सबके पासपोर्ट ले लेता है। इसके बाद सब एक बस में बैठकर पार्टी वाली लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही मामला बिगड़ जाता है। वहां के कुछ लोकल गुंडे इन बाहरी लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। पेंग और जो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पकड़े जाते हैं। तभी एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, ये गुंडे असल में झो के ही आदमी थे। मतलब झो ने ही ये पूरा प्लान बनाकर इन सबको यहां फंसाया है। लेकिन इसमें झो का क्या फायदा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद जो उन्हें किडनैप करके एक दूर दराज के ग्रामीण इलाके में ले जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें समझ आता है कि वो लोग एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो जगह एक पुरानी पटाखों की फैक्ट्री थी। अब उनके गैंग लीडर लू बिंगकुन की एंट्री होती है। वो बताता है कि तुम सबको यहाँ एक खास मकसद से लाया गया है। मुझे पता है कि तुम सब टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो और तुम्हारा काम मुझे करोड़पति बनाना है। इसके बाद जब उन्हें जबरदस्ती अंदर ले जाया जाता है, तो हमें पता चलता है कि यह गैंग कंबोडिया का सबसे बड़ा स्कैमर ग्रुप है। यहाँ टेक्नोलॉजी के जरिए हर तरह का स्कैम चलाया जाता है, जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग, बिटकॉइन माइनिंग और भी बहुत कुछ। यहाँ 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप, जिनका काम मैसेज भेजकर या सोशल मीडिया पर चैट के जरिए आम जनता को मैसेज करना है। जब कोई कस्टमर फंस जाता है तो दूसरे ग्रुप को उनकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है, जिनका काम नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए उन कस्टमर्स को बेटिंग ऐप प्रमोशन भेजना। आखिरी ग्रुप, जो पैसे कमाने का मेन सोर्स है, वो है खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप। उनका काम था लाइव कैमरे के सामने बैठकर लोगों के साथ जुआ खेलकर उनके पैसे लूटना। और आप लोगों ने भी अपने मोबाइल पर ऐसे ही ऑनलाइन गैम्बलिंग के एप्स के एड्स देखे होंगे। खैर, अब पेंग यह सब इल्लीगल काम करने से मना कर देता है, जिस वजह से लू के आदमी उसकी काफी पिटाई करते हैं। अब ना चाहते हुए भी पेंग और बाकी लोगों को लू के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सैकड़ों मोबाइल, राउटर और कंप्यूटर के जरिए लाखों लोगों को जुए के लालच भरे ऑफर भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह नेटवर्कों के एक भूल भुलैया जैसी है। पेंग किसी भी तरह वहां से भागने का फैसला करता है और वो एक कागज पर हेल्प लिखकर बाथरूम जाता है, ताकि उसे बाहर फेंक सके। लेकिन वहां जाकर देखता है कि बाथरूम की खिड़कियां लोहे की जालियों से पूरी तरह बंद हैं। वो काफी कोशिश करता है उस कागज को बाहर फेंकने की, लेकिन तभी वो जिस कमोड के ऊपर खड़ा था वह टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। तभी बगल के बाथरूम से एक लड़की निकलती है, जिसका नाम लियांग है। लियांग वहां कसीनो के एक मॉडल के रूप में काम करती है।
फिर पेंग उसे अपने भागने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन लियांग कहती है कि यहां से भागना इतना आसान नहीं है। मैं भी यहां से तभी निकल पाऊंगी जब अपना टारगेट पूरा कर लूंगी। उसे $5 मिलियन कमाने का टारगेट दिया गया था। यह सुनकर पेंग कहता है कि अगर वो उसका टारगेट पूरा करने में मदद करे तो क्या वह उसे भागने में मदद करेगी। अपना टारगेट पूरा होने के बारे में सुनकर लियांग भी राजी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है लियांग आखिर यहां पहुंची कैसे। दरअसल लियांग एक मॉडल थी। एक दिन किसी ने उसकी फोटो एडिट करके एक जुए के एडवर्टाइजमेंट में डाल दी। जब यह खबर उसकी मॉडलिंग एजेंसी तक पहुंची तो उन्होंने फौरन लियांग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। लियांग ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे एजेंसी से निकाल दिया। एजेंसी से निकाले जाने के कारण लियांग टूट गई, लेकिन तभी उसकी दोस्त ली ने उसे एक ऑफर दिया। वो उसे एक एजेंसी के पास ले गई जिसका मालिक जो होता है। दरअसल लियांग की फोटो एडिट करना और उसे एजेंसी से निकलवाना जो की ही एक सोची समझी चाल थी। बेरोजगार होने के कारण लियांग जो की एजेंसी में शामिल हो गई। तब जो ने उसे कहा था कि उनकी एक लाइसेंस होल्डिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी है, जहां उसे हर महीने 1.5 लाख युआन मिलेंगे। इतने पैसों के लालच में लियांग तुरंत मान गई। अगले दिन जो लियांग के साथ कुछ और लड़कियों को लेकर अपने गैंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनके मोबाइल और पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि जब तक वे $5 मिलियन कमाकर नहीं देंगी तब तक वो लोग वहां से नहीं निकल पाएंगे। लियांग समझ जाती है कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। खैर, अब इसके बाद उनसे फोटोशूट कराकर अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, जबकि पेइंग वेबसाइट की प्रोग्रामिंग करता है ताकि यूजर्स को फंसाया जा सके। ये एडवर्टाइजमेंट लाखों लोगों के ईमेल और सोशल मीडिया हैंडल में भेज दिया जाता है और लोग उनके कैसीनो गेम्स को देखकर लालच में आकर उनके गेम को खेलना शुरू कर देते हैं, जहां लियांग जैसी लड़कियां लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर पल भर में उनका सब कुछ लूट लेती हैं। खैर, अब इसके बाद एक लड़का आकर जो को बताता है कि कैटफिश ऑनलाइन आ गया है और बॉस उसे बुला रहे हैं। दरअसल कैटफिश उनके एक क्लाइंट का कोड नेम है जो बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने वाला है, इसलिए वो सब उसे लूटने की तैयारी में जुट जाते हैं। अब ये कैटफिश कौन है, चलिए जानते हैं। ये कैटफिश असल में तियान नाम का एक लड़का है जो एक यूट्यूबर और वीडियो एडिटर है। एक दिन उसके पास एक बेटिंग साइट का मेल आता है जिसमें ऑफर दिया जाता है कि अगर वो अपने वीडियो में उनका एडवर्टाइज डालेगा तो उसे 10,000 युआन मिलेंगे। तब तियान एक नया यूट्यूबर था, इसलिए वो पैसों के लालच में इस काम के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना करती है। तब तियान फैसला करता है कि पहले वो खुद चेक करेगा कि यह असली है या नहीं। फिर वो लिंक पर क्लिक करके लालच की दुनिया में कदम रखता है। वहां वो लियांग को सिलेक्ट करके पोकर गेम खेलना शुरू करता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिना ज्यादा कुछ किए बहुत सारे पैसे जीत जाता है। दरअसल इन गेम्स को चलाने वालों का प्लान यही होता है कि वो लोग पहले तो आपको जीतने देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको लगे कि यह तो बहुत आसान है। फिर आप और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आखिर में सब कुछ गवा देते हैं। अब इसके बाद वो हर रोज इस गेम को खेलने लगता है, लेकिन खेलते खेलते एक दिन वो अपने अकाउंट के सारे पैसे हार जाता है। जब वो सोचता है कि मुझे अब और पैसा बर्बाद नहीं करना है, तभी वह बैटिंग ऐप वाले मैसेज भेजकर उसे 5,000 युआन गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर वह 10,000 और जमा करेगा तो उसे गारंटीड सिग्नल देंगे जिससे वो 100% जीतेगा। अब तियान फिर से लालच में आकर अपने बैंक के सारे पैसे उस ऐप पर डाल देता है। इस तरीके को इनसाइड डोर कहते हैं, जिसे हर बेटिंग साइट फॉलो करती है ताकि यूजर हमेशा उनके ऐप के अंदर बना रहे। इस बार तियान का पैसा बेकार नहीं जाता और वो फिर से बहुत सारे पैसे जीत जाता है। अगले दिन तियान अपनी गर्लफ्रेंड को अपने जीते हुए पैसों से एक महंगा तोहफा गिफ्ट करता है। तभी लियांग का मैसेज आता है कि जल्दी से 25 नंबर स्लॉट पर दांव लगाओ, ये सीक्रेट सिग्नल सिर्फ तुम्हारे लिए है। तियान फौरन अपने सारे पैसे उस दांव पर लगा देता है। वो फिर से जीत जाता है। तियान को यकीन नहीं हो रहा था कि लियांग उसे सीक्रेट टिप्स देकर मदद कर रही है। असल में ये मैसेज लियांग नहीं बल्कि पेंग खुद भेज रहा था ताकि लियांग का टारगेट जल्दी से पूरा हो जाए और वो वहां से निकलकर पेंग की भी मदद कर सके। फिर एक दिन तियान के पास मैसेज आता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग तो बहुत हो गई, अब ई स्पोर्ट्स बेटिंग शुरू करते हैं। तियान लालच में आकर फुटबॉल की ई स्पोर्ट्स बेटिंग में उतर जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, उसने सिर्फ एक बार आजमाने की बात कही थी और आज वो उस ऐप का कितना एडिक्टेड हो गया है। खैर, अब इस बार तियान की किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो ई स्पोर्ट्स में अपना सारा पैसा हार जाता है। मतलब अब तक उसने जो भी प्रॉफिट किया था
वो सब एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन उसे जुए की ऐसी लत लग जाती है कि वो अब अपने ऑफिस से एडवांस पैसे लेना शुरू कर देता है। साथ ही वो अपने चीजों को बेचना शुरू कर देता है और यहां तक कि वो घर पर अपनी मां से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50,000 युआन तक उधार मांगता है। साथ ही लोगों से कर्ज लेकर जुआ खेलना शुरू कर देता है और इस तरह कुछ दिनों तक जीतने के बाद एक दिन वो फिर से सब कुछ हार जाता है। अब नौबत ये आ गई थी कि उधार देने वाले उसके घर आकर तोड़फोड़ करते हैं और उनके पैसे लौटाने के लिए धमकी देने लगते हैं। जब अगले दिन पैसे नहीं मिलते तब वो लोग तियान को उठा ले जाते हैं और उसका खून तक बेचना शुरू कर देते हैं। अब अपने बेटे की यह हालत देखकर उसकी मां बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम करके उसे उन लोगों के चंगुल से छुड़ा लेती है, मगर जुए का नशा खून बिकने के बाद भी कम नहीं होता। तियान अब अपनी कार बेच देता है और चोरी छिपे फिर से जुआ खेलना शुरू कर देता है। तियान का मोबाइल उसके घर वालों ने छीन लिया था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड शांग के फोन से जुआ खेलता है। शांग उसके कहने पर जर्मनी और साउथ कोरिया के मैच पर सट्टा लगा देती है। तियान उसे बताता है कि किस टीम पर कितने पैसे लगाने हैं। दांव लगाने के बाद तियान बेचैनी से फुटबॉल मैच के रिजल्ट का इंतजार करने लगता है। इस बार तियान की किस्मत उसे धोखा नहीं देती। वो हर बेट जीत जाता है और इतने पैसे जीतते देख तियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे पता चलता है कि शांग ने असल में उसका दांव लगाया ही नहीं था। शांग नहीं चाहती थी कि वह अपने बचे कुचे पैसे भी हार जाए, लेकिन अगर आज उसने वह दांव लगाया होता तो तियान अपना सारा पुराना नुकसान कवर कर चुका होता। अब गुस्सा होकर तियान शांग पर हाथ उठा देता है, लेकिन फिर गुस्सा शांत होने पर वो शांग से माफी भी मांगता है। खैर, अब इस सब के बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश करता है। अब एक दिन तियान अपनी दादी से मिलने जाता है। वहां पर उसकी नजर दादी के गहनों पर पड़ती है। इंसानियत और आत्मसम्मान को ताक पर रखकर वो अपनी दादी के गहने चुराने का प्लान बनाता है ताकि वो एक बार फिर जुआ खेल सके। दरअसल तियान खुद भी इस दलदल से निकलना चाहता है, लेकिन वो अपने मन पर काबू नहीं पा रहा था। वो गहने बेचकर मिले पैसे भी एक ही दिन में हार जाता है और इसके बाद तियान अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो देता है। तियान की ऐसी हालत देखकर शांग पुलिस के पास जाती है और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के चीफ झाओ से मिलती है। झाओ बताती हैं कि वे पहले से ही इस फ्रॉड केस की जांच कर रही हैं। शांग उन्हें वो सारे स्पैम मेल और डॉक्यूमेंट सौंप देती है, जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। दूसरी तरफ तियान की मां उसे घर में बंद रखना चाहती है, लेकिन वो अपनी मां को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना मोबाइल वापस मांगता है। उसकी मां उसे मोबाइल नहीं देना चाहती, लेकिन बेटे के पागलपन के आगे वे हार मान लेती हैं। तियान जब लॉकर खोलता है तो उसे वहां पैसों के साथ घर के कागजात भी मिलते हैं। वो बिना सोचे समझे घर के कागजात गिरवी रखकर $8 मिलियन ले लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि कैसे भी करके अपना सारा लॉस रिकवर करना है। खैर, अब वो लियांग को मैसेज भेजता है कि मैं फिर से खेलना चाहता हूं, मेरे पास $8 मिलियन हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा था, ये बात सुनकर जो की टीम के सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह उसके ये पैसे लूटने थे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट वो लोग साधारण सट्टेबाजी या जुए से नहीं जीत सकते थे। इसलिए उन्होंने उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का झांसा दिया। जो ने पेंग के जरिए तियान को अपना सारा पैसा एथर कॉइन में लगाने को कहा और कहा कि इसके बदले उसे $16 मिलियन का प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद लियांग के जरिए पूरा सेटअप तैयार कर उन्होंने तियान के अकाउंट से सारा पैसा डिपॉजिट करवा लिया। अब उनका खतरनाक खेल शुरू होता है लीगल तरीके से उन $8 मिलियन को हड़पने के लिए। उनके विशाल गिरोह ने सबसे पहले खुद भारी मात्रा में ईथर कॉइन खरीदना शुरू कर दिया। इससे 1 घंटे के भीतर ईथर कॉइन की कीमत दोगुनी हो गई। हजारों फर्जी और असली क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्होंने पूरे क्रिप्टो मार्केट को हिलाकर रख दिया। इधर कीमत बढ़ती देख तियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी खेल पलट जाता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जिन लोगों ने कॉइन में इन्वेस्ट किया था, वो सभी एटीएम से प्रॉफिट के साथ अपना बैलेंस निकालने लगे। नतीजा यह हुआ कि ईथर कॉइन पल भर में धड़ाम से नीचे गिर गया। तियान की आंखों के सामने उसके सारे पैसे डूब गए। इसके फौरन बाद लू के गैंग ने उसे ब्लॉक कर दिया और गायब हो गए। तियान को समझ ही नहीं आया कि पल भर में उसके साथ क्या हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, तब उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। एक तरफ तियान का परिवार मातम मना रहा था, तो दूसरी तरफ लू की कंपनी में जश्न का माहौल था। इस बड़ी जीत के बाद लियांग और पेंग को स्पेशल ट्रीट दी जाती है और लियांग को घर जाने के लिए उसका पासपोर्ट लौटा दिया जाता है।
क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। लेकिन पासपोर्ट लेते समय लियांग को समझ आता है कि लू के इरादे कुछ और ही हैं। जब लू लियांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तब पेंग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो लू को अपनी कंपनी को और भी ज्यादा बड़ा बनाने का एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अब तक आपके लड़के लोगों को मैसेज और ईमेल मैन्युअल तरीके से भेजते थे, लेकिन मैंने एआई के जरिए एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है जहां अब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम एआई बॉट कर देगा, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। ये शानदार आइडिया सुनकर लू बहुत खुश होता है और उसे इनाम में बहुत सारे पैसे देता है। इधर पेंग अब भी यहां से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो $1 के नोट पर SOS और कंपनी का नंबर लिख देता है। अब पेंग की एआई टेक्नोलॉजी के इंप्लीमेंट करने के बाद लू अपने सभी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर घर भेज देता है। वहां जिम नाम के एक लड़के के साथ पेंग की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए पेंग उसे जाते समय उसके हाथ में वो SOS वाला डॉलर थमा देता है ताकि बाहर जाकर वो उन्हें बचा सके। लेकिन जैसे ही जिम और उसके साथियों को घर ले जाया जा रहा था, रास्ते में जो की सिगरेट खत्म हो जाती है। वो सिगरेट खरीदने के लिए उनसे $2 मांगता है। जिम अनजाने में पेंग का दिया हुआ वही डॉलर जो को दे देता है और जो पास की दुकान पर सिगरेट खरीदने जाता है। लेकिन काउंटर पर बैठी लड़की जो को वापस बुलाकर कहती है कि वो ये डॉलर नहीं ले सकती क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ है। जब वो नोट को देखता है तब वो समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद वो जिम की जमकर पिटाई करते हैं और वापस अपने अड्डे पर लौट आता है। वहां सबको इकट्ठा करके जो चिल्लाता है, जिसने भी यह गद्दारी की है वो सामने आए। जिम को मरता हुआ देख पेंग और लियांग दोनों कबूल कर लेते हैं कि यह उनका काम है। फिर उन दोनों के ऊपर काफी टॉर्चर किया जाता है और फिर जिम को गोली मार दिया जाता है। लेकिन लियांग और पेंग को जान से नहीं मारते क्योंकि वो दोनों उनके सबसे काबिल और टैलेंटेड कर्मचारी हैं। बाद में जब लियांग को कहीं ले जाया जा रहा था, वो चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकलती है। अंधेरे में भागते हुए वो पास के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वो सब कुछ सच बता देती है और पुलिस उसे मदद का भरोसा देती है। लेकिन फिर लियांग को पता चलता है कि वो पुलिस अफसर भी लू के लिए काम करता है। नतीजतन कुछ ही देर में जो वहां पहुंचता है और लियांग को दोबारा अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वह उसे एक पोर्ट पर ले जाता है और एक बोरे में भरकर उसे पानी में फेंक देता है। वो इस पूरी घटना का वीडियो बनाता है ताकि लू को दिखा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो बनाने के बाद जो लियांग को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसका पासपोर्ट लौटाकर उसे वहां से चले जाने को कहता है। दरअसल जो के मन में लियांग के लिए थोड़ा लगाव था, इसलिए वो उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ झाओ की मुलाकात शांग से होती है। तब उसे पता चलता है कि तियान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तब उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि अगर वो अपनी जांच में थोड़ी और तेजी दिखाती तो शायद तियान बच जाता। अब झाओ इस केस को बहुत गंभीरता से लेती हैं और शांग को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी पर कुछ लोग सट्टेबाजी के कार्ड चिपका देते हैं जिनमें लियांग की फोटो थी। शांग तुरंत पहचान लेती है कि इसी लड़की ने तियान को फंसाया था। यह सुनकर झाओ उन लोगों का पीछा करना शुरू करती है और इस तरह उसकी टीम को उन कार्डों के प्रिंट करने वाली जगह का पता चल जाता है। वहां से उन्हें लियांग की पुरानी सहेली और जो के बारे में सुराग मिलता है और आखिरकार पुलिस लियांग के घर तक पहुंच जाती है। इधर लियांग किसी तरह कंबोडिया से भागकर अपने देश लौटने में कामयाब हो जाती है। घर पहुंचकर जब वो पुलिस को देखती है तो डर के मारे भागने लगती है क्योंकि उसे लगा कि ये लू के लोग होंगे। लेकिन जब पुलिस उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है तो वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो पुलिस को लू के गिरोह की सारी जानकारी दे देती है। पुख्ता सुराग मिलने के बाद पुलिस कंबोडियाई अधिकारियों से संपर्क करती है और वहां ऑपरेशन चलाने की अनुमति ले लेती है। अगले दिन पूरी टीम कंबोडिया पहुंचती है और लू के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू करती है। अब इसके बाद सब कुछ पक्का होने के बाद पुलिस उस फैक्ट्री पर छापा मारती है, लेकिन वहां उन्हें टूटे हुए कंप्यूटरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। दरअसल लू को पहले ही खबर मिल चुकी थी और उसने अपनी कंपनी कहीं और शिफ्ट कर दी। इतना ही नहीं, झाओ की टीम पर वहां के लोकल लोग हमला कर देते हैं क्योंकि पुलिस की वजह से कंपनी वहां से चली गई थी। इन लोकल लोगों की कमाई का मेन सोर्स यही स्कैमर ग्रुप था। तभी वहां पर एक लोकल पॉलिटिशियन आकर झाओ और उनकी टीम को बचा लेता है। फिर वो पॉलिटिशियन झाओ से कहता है कि बाहर से आकर तुम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगी। अब निराश होकर झाओ और उनकी टीम वापस अपने देश लौटने का फैसला करती है क्योंकि दूसरे देश में ऑपरेशन करने के लिए हाई लेवल अथॉरिटी के क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। इसी बात का फायदा उठाकर ये स्कैमर एक देश में बैठकर दूसरे देशों के लोगों को लूटते रहते हैं। हालांकि जब वो प्लेन में चढ़ने वाले होते हैं
तभी पेंग के पिता का फोन आता है। वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनके बेटे ने कॉल करने के अंदाज में कुछ तस्वीरें भेजी थीं जिनमें उसने 666 लिखा था। इसका मतलब था कि उनका बेटा शायद पुलिस से मदद मांग रहा है। यह सुनकर टीम समझ जाती है कि उस गैंग की लोकेशन 666 नंबर वाली किसी जगह पर है। इसलिए वापस न जाकर वो लोग उस ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि ये गैंग अब किसी स्कूल के बेसमेंट में छिपे हुए हैं। 666 नंबर ढूंढते हुए उन्हें एक स्कूल मिल जाता है। वो लोग कई दिनों तक स्कूल के आसपास नजर रखते हैं और देखते हैं कि स्कूल के कूड़ेदान में बियर की बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि स्कैमर ग्रुप यहीं छिपा है। इसके बाद लियांग को फिर से कंबोडिया लाया जाता है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट अभी भी लू के सर्वर में मौजूद हैं। सिक्योरिटी ब्रेक करने के लिए उसकी जरूरत थी। साथ ही वो उस ठिकाने पर कई बार जा चुकी थी, इसलिए उसे वहां का नक्शा और पेंग को कहां पर रखा हुआ है वो यह भी जानती थी। अब चुनौती यह थी कि क्योंकि वो लोग एक स्कूल के अंदर थे, इसलिए ऑपरेशन से पहले छोटे बच्चों को बाहर निकालना जरूरी था। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी तरह पेंग को मैसेज भेजकर स्कूल का फायर अलार्म बजवाना होगा। अब प्लान के मुताबिक एक फूड डिलीवरी वाले के जरिए बर्गर के अंदर पेंग को मैसेज भेजा जाता है। मैसेज पढ़कर पेंग बैडमिंटन के कई शटलकॉक्स में आग लगा देता है, जिससे पूरे स्कूल का फायर अलार्म बजने लगता है। सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं और तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में छिपकर कमांडो की टीम अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। यह हंगामा देखकर लू समझ नहीं पा रहा था कि उनकी लोकेशन किसने लीक की है, लेकिन जब वो लियांग को देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि जो की एक गलती की वजह से आज उनकी यह हालत है। लू सबको सारे लैपटॉप और डेटा नष्ट करने को कहता है ताकि पुलिस के हाथ कुछ भी सबूत ना लगे। तभी कमांडो टीम आकर उन्हें घेर लेती है और लू समेत सभी लोग सरेंडर कर देते हैं। पेंग पुलिस को बताता है कि लू के मोबाइल में मेन सर्वर का एक्सेस है, जिसमें सभी विक्टिम्स की लिस्ट और स्कैम के सारे सबूत मौजूद हैं। पुलिस लू से उसका मोबाइल मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो मोबाइल पर गोली चलाकर उसे नष्ट कर देता है, जिसके जवाब में पुलिस जो को वहीं ढेर कर देती है। इसके बाद लू समेत सभी को जेल भेज दिया जाता है। इधर पैंग को लगा था कि लियांग मारी जा चुकी है, लेकिन उसे जिंदा देखकर वह बहुत खुश होता है। फिर सबको वापस चाइना लाया जाता है। सबूत देने और सरकार की मदद करने की वजह से लियांग और पेंग की सजा कम करके दोनों को 2-2 साल की सजा होती है। सजा काटने के बाद पेंग चाइना के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में शामिल हो जाता है और ऐसे स्कैमर्स को पकड़ने के लिए काम करने लगता है। लियांग भी अलग अलग सेमिनार में जाकर लोगों को जागरूक करती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी कितनी खतरनाक चीज है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।